नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऊर्जा मंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक, बिजली उत्पादन को लेकर की गई चर्चा। कोल इंडिया को किया जाएगा बकाया 350 करोड़ रुपए का भुगतान, मंत्री ने कहा रेल परिवहन में आ रही है दिक्कत। और पानी को लेकर लोगों ने किया मटकी फोड़ प्रदर्शन, करीब 1 घंटे तक रहा रास्ता जाम। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के मुताबिक सरकार के पास ये प्रेडिक्शन आ चुका है कि राज्य में मानसून कमजोर रहने वाला है। ऐसे में भीषण गर्मी और लू की चपेट में चल रहे राज्य में बिजली संकट पैदा हो सकेगा। इसके लिए अधिकारियों को एक्शन प्लान के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मंत्री ने आज डिस्कॉम उत्पाद और ट्रांसमिशन अधिकारियों की साझा बैठक आयोजित कर बिजली की स्थिति की आपातकालीन समीक्षा की। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल के 17 जून को राजस्थान दौरे पर आने से पहले राजस्थान का ऊर्जा विभाग हरकत में आ गया है। पीयूष गोयल मंगलवार को सीएमओ में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और ऊर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के साथ बैठक कर राजस्थान में बिजली के हालात की रिपोर्ट लेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे से पहले ऊर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने विद्युत भवन में डिस्कॉम उत्पादन और ट्रांसमिशन के आला अधिकारियों के साथ आपातकालीन समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने कोयले की किल्लत और बारिश कम होने की संभावना से बिजली उत्पादन पर विपरीत असर पड़ने की आशंका के मद्देनजर चर्चा की। इस बैठक में सभी पावर प्लांटों पर कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और राज्य के हर जिले में निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की गई है। अभी हमारे सब डिप्टी चीफ इंजीनियर और चीफ इंजीनियर जो है, हमारे जितनी भी पावर प्रोडक्शन यूनिट्स सभी आए। मीटिंग के अंदर दो चीज़ें थी। पहली चीज़ तो थी कि ये प्रेडिक्शन हो चुका है कि मानसून फेलियर नज़र आ रहा है। आपके केरला के अंदर अभी मानसून एक्टिव नहीं हुआ है। अभी जो बरसात हुई थी, इन्होंने कहा कि भाई ये बरसात प्री मानसून बरसात है बॉम्बे में, तो अपना नंबर तो मुझे लग रहा है कि आपके तीसरे हफ्ते तक खींचेगी भी आपकी मानसून की। तो उसके प्रति हमें प्रिपेयर रहना है कि आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि भाई पूरा देश गर्मी में जूझ रहा है, बिजली की कमी है और राजस्थान के अंदर आपके बाय एंड लार्ज आपकी बिजली अच्छी है। तो मैं डिपार्टमेंट को यही बुलाया कि भाई कैसे न कैसे आपको ये जुलाई के एंड तक पूरा अपने, हम डिपेंडेंट है हमारे उत्पादन पे, हम आत्मनिर्भर होने वाले हैं हमारे उत्पादन के ऊपर, हमारी कंपनीज, सरकार की कंपनीज। तो उनको यही बोलना था कि भाई आप बिल्कुल अलर्ट रहना और किसी तरीके की चाहे कोई शॉर्टेज हो, हमें अभी हाईलाइट करो। कोल की कोई शॉर्टेज आ रही हो तो अभी हाईलाइट करो। शटडाउन आपने जो लिए हुए हैं, आपने कितने शटडाउन, आपने कितने ऑलरेडी सर्विस कर दिए हैं शटडाउन लेके, कितने अभी शटडाउन पे हैं, वो कब तक खत्म हो जाएगी, उसकी पूरी रूपरेखा हमने ली। और हमने पूछा कोई कोल की प्रॉब्लम है, कुछ है, वो सब हमने डिस्कशन किया। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल राज्य के पास औसतन 4-5 दिन की जरूरत का ही कोयला बचा है। ऊर्जा मंत्री ने हर हाल में राज्य भर में बिजली को सुचारू बनाए रखने के लिए अधिकारियों को एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव वित्त के साथ बैठक कर कोल इंडिया को बकाया 350 करोड़ रुपए का भुगतान करने को भी कह दिया गया है। मंत्री ने बताया न कोयले की कमी है न बजट की कमी है। दिक्कत रेल परिवहन व्यवस्था में आ रही थी। उस समय इश्यू को भी अधिकारियों ने रेलवे से बातचीत कर सुलझा लिया है। जल्द ही राजस्थान को अपने हिस्से का वॉश किया हुआ कोयला मिल जाएगा। जो आ रहा है कि जो रेलवे से है ना, हमारा जो कोयला है वो 3 जगह से आता है। एक तो आपका छत्तीसगढ़ के दो है एरियाज और एक आपके ये बुंदेलखंड एरिया से आता है, सिंगरौली एरिया से। एक तो आपके बुंदेलखंड साइड से आता है, सिंगरौली साइड से। वहाँ हमारा कोल वॉश करके रेडी रखा हुआ है। कोयले की कोई शॉर्टेज नहीं है, ये आपको मैं स्पष्ट कहता हूँ। कोई कोयले की शॉर्टेज नहीं है, कोई हमारे फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम, भाई 2 चीजें हैं, या तो कोयले की शॉर्टेज, हमें कोयला मिल ही नहीं रहा, पीछे से अवेलेबल नहीं है, नंबर 1, या दूसरा हम उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो कोल इंडिया में रिलीज नहीं कर रहा है। ये दोनों इश्यूज बिल्कुल नहीं है। इशू जो है वो रेलवे वाला था, रेक्स का इशू, वो हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। आज की तारीख में हमारे सब जितने भी पावर प्लांट्स हैं वहाँ 6-7 दिन का कोयला है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो स्टॉक को हम आगे और बढ़ा के उसको
12, 13, 14 दिन पे हम ले जाएं, तो आप चिंता मत करो। ऊर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 17 जून को केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में तब्दील करने और केंद्र से उसके बजट के भुगतान करने एवं भविष्य में लगने वाले पावर प्लांट की एनवायरमेंट क्लियरेंस, राज्य के जो कोल स्कीम में फंस गए थे उन्हें प्रदेश को दिलवाने जैसी मांगे रखेंगे। इसके साथ ही 2016 में BHEL और LND पावर प्लांट आने हैं। अगले 2-3 महीने में 2 नए सुपर क्रिटिकल प्लांट के लिए टेंडर होंगे। इसके बाद 2 और सुपर क्रिटिकल प्लांट 2018 में प्रदेश में आने हैं। सरकार चाहती है कि ये प्लांट समय पर लगे तो प्रदेश में बिजली की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जानकारी के अनुसार BHEL 7 महीने देरी से काम कर रहा है। राजस्थान सरकार जल्द ही आपातकालीन बैठक बुलाकर BHEL के प्रबंध निदेशक को समय पर काम करने के निर्देश देगी। इश्यूज है, सबसे भारी इशू होगा जैसे हमारे जो पावर यूनिट्स अभी आ रहे हैं उसके अंदर उनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, राइट। हमारे जो कोल ब्लॉक अलॉट किए थे आगे प्लांट्स के, वो जो स्कैम के अंदर फंस गए थे, भाई हम कह रहे हैं हमारे उत्पादन विभाग को हमारे कोल ब्लॉक्स तो दो, आगे के हमारे जो यूनिट्स आ रहे हैं वो उन्हीं पे तो डिपेंडेंट है, वो इशू रेज करेंगे। हम रेज करेंगे कि जो ये राजीव गांधी जो विद्युतीकरण योजना है उसकी जो कमी है, ये जो मुख्यमंत्री जो योजना है, हम उनको समझाएंगे कि भाई राजस्थान की क्या डेमोग्राफिक्स है। हम कहेंगे भाई मुख्यमंत्री योजना को आप RGGVI में कर दो ना। देखिए हम 2014 में हैं, आज हर आदमी का हक होता है कि मुझे बिजली का कनेक्शन दिया जाए। किसी का थोड़ा दूर होता है, किसी का थोड़ा पास होता है, लेकिन राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो इसलिए फंड की बहुत जरूरत रहती है। और केंद्र सरकार से हम ये सहायता करेंगे कि हम जो पैसा मांग रहे हैं, हम कोई हमारे खर्चे के लिए नहीं मांग रहे हैं, हमारे विभाग का कोई कर्जा क्लियर करने के लिए नहीं मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि हम जो ढानिए हैं, जो दूर दराज है, उसको RGGVI में उसको डबटेल किया जाए। राज्य कैबिनेट की मंगलवार को 11 बजे CMO में बैठक बुलाई गई है। माना जा रहा है कि सरकार के बीकानेर दौरे से ठीक पहले हो रही कैबिनेट की इस बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में सभी UDH, सामाजिक न्याय और आधिकारिक विभाग के अलावा PSD और PWD सहित कई विभागों के रूटीन मुद्दे एजेंडा शामिल बताए जा रहे हैं। अंतिम समय पर भी कैबिनेट के एजेंडे में अहम मुद्दे शामिल होने की संभावना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त संभागवार पर्यवेक्षक 17 जून से 30 जून के मध्य अपने से संबंधित संभागों की प्रत्येक जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक लेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना शर्मा ने बताया कि पर्यवेक्षक संबंधी संभाग की जिला कांग्रेस कमेटियों की बैठक में कांग्रेस जनों से संगठन की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कर स्थानीय मुद्दों की जानकारी लेंगे तथा आगामी नगर निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारी के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा कर इन संबंध में कांग्रेस जनों के सुझाव लिए जाएंगे। प्रदेश में 6 नई नगरपालिका और 596 नए वार्ड बनेंगे। नगरीय निकायों और उनके वार्डों के पुनर्गठन के लिए गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट सब कमेटी ने इसे मंजूरी दे दी है। सब कमेटी के सचिवालय में हुई बैठक में निकायों और वार्डों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी गई है। जिन क्षेत्रों में नई नगरपालिकाएं और वार्ड बनेंगे वहां थानों के क्षेत्र अधिकार भी बदलेंगे। इसके लिए सब कमेटी ने गृह विभाग को पत्र लिख दिया है। सब कमेटी ने नागौर के डेगाना और अलवर के किशनगढ़ बास नगरपालिका के क्षेत्र में कुछ और ग्राम पंचायतों को शामिल करने की सिफारिश की है, क्योंकि अभी दोनों के क्षेत्र में जनसंख्या 20,000 से कम है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कटारिया ने यह भी कहा है कि भरतपुर को नगर निगम का दर्जा दिया जाएगा। दरअसल मापदंडों के अनुसार नई नगर पालिकाओं के लिए कम से कम 20,000 की आबादी जरूरी है। सब कमेटी की बैठक में लिए फैसले के बाद सिफारिशों का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा जा रहा है। सीएम की मंजूरी के बाद नई नगर पालिकाओं और नए वार्डों के गठन पर काम शुरू हो जाएगा। गर्मी के मौसम में शहर में पानी की किल्लत होने लगी है, वहीं लोगों में भी पानी को लेकर रोष है। सोमवार को 1.5 दिनों से पानी नहीं आने को लेकर बासबदनपुरा में स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और मटके फोड़े। वहीं गंगापुल पुलिया पर रास्ता रोक लिया गया और नारेबाजी करने लगे। करीब 1 घंटे के जाम के बाद पुलिस ने रास्ता समझाइश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने पुलिस की भी नहीं सुनी और पानी चाहिए अभी चाहिए के नारे लगाते हुए फिर पुलिस व जलदाय विभाग
विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को टैंकर मंगाकर पानी की पूर्ति की और करीब 3 दिनों में पानी की सुचारू व्यवस्था कर देने का आश्वासन दिया। जाम लगाया, मैं पहले पार्षद को समझाया, जैन साहब को समझाया कि भैया हमारे 1.5 महीने से पानी नहीं आ रहा, ठीक है ना। वो सुनते नहीं, जाते तो वो तो कहते हैं कि बोरिंग से पानी ले आओ, कोई कहता है हमारे कूलर ये पानी भेज देते, टैंकर का पानी भेज देते। हम कोई घर पे जाते हैं तो ताले बंद कर देते, अंदर जाके छुप जाते हैं और फोन बंद कर देते हैं। और सुनो बात, जब हम कहते हैं कि हम सुबह आ रहे हैं तो कल पुलिस वाले के बीच में बैठ गया था, वहाँ केस लगाने के धमकी देते हैं कि हम बंद कर देंगे, वो कर देंगे। 1.5 महीने से घर पे पानी पीने का नहीं आ रहा, हमारे 1.5 महीना हो गया से पानी नहीं आ रहा, पानी पीने का भी नहीं आ रहा। टैंकर के लिए आश्वासन देते हैं, टैंकर आ रहा है, हम घर चल जाते, रोड बैठे थे, इंतजार करते थे, फोन बंद कर देते। टैंकर का पानी आना, कीड़ों का पानी आ रहा, मिट्टी का पानी आ रहा, पीने नहीं था। या तो आप पी के हमें बता दो पानी तो हम भी पी लेंगे, बोरिंग का पानी अगर आप पी के बता दो हम भी पी लेंगे। पार्षद से मिलने गए, जैन साहब को बुलाया है ना, यहाँ के जो छोटे बड़े नेता सबको बोल चुके हम, हमारी कोई नहीं सुना। एमएलए को 10 बार फोन कर दिया, एमएलए कहता हम क्या करें, एमएलए क्या कहता हम क्या करें, पानी ऐसे आएगा, ऐसे कैसे आएगा, ऐसे पानी आएगा, पानी आएगा नहीं, पानी है ही नहीं जयपुर के अंदर। जब तुम्हारे पास पानी कहाँ से आ रहा है, फिल्टर पानी, हमारे लिए पानी तो दोड़ा पानी कहाँ से आ रहा है। पेट में ना हुआ है, हमारे को पानी नहीं आ रहा, हमारी सारी कॉलोनी में समस्या है, आप पानी की समस्या हल करो। हम अनिता जैन के पास गए, अनिता जैन हमारी को बोली टैंक भेज देते हैं, टैंक से कोई कुछ होता है क्या, एक घर का पानी हो जाएगा, सारी परिवार का तो नहीं चल सकता, सारी कॉलोनी का तो नहीं चल सकता। मजदूरी हम लोग करते हैं, 50 रुपए का दूध लाते हैं, 50 रुपए का दूध फट गया तो हम बताओ किसको कहेंगे। हमारे को तो पानी चाहिए, 1 घंटा पानी चाहिए, 1.5 महीने से नहीं आ रहा, 1.5 महीने हो गया, 1.5 महीने से पानी। मजदूरी करने वाले क्या करा जाएगा, पार्षद साहब के पास जाते हैं तो 1 टैंकर 2 टैंकर आएंगे, उससे पूरी कॉलोनी में या पूरी बस्ती में तो फायदा पड़ेगा नहीं। कितना पानी पियेंगे, पानी चाहिए हमें थोड़ा बहुत, पास मिल गया है, हम सबने आश्वासन देके हमें दूर कर दिया। बदनपुरा क्षेत्र में पानी की समस्या बरकरार है। मीना कॉलोनी और नरवरपुरे में बहुत सारे घरों में बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। यहाँ पे दत्ता जी एजेन है और जेएन मंगतूराम जी है, इनको कई बार निवेदन किया कि पानी भेजें, जिससे आश्वासन देते हैं, टैंकर भी नहीं भेज पाते हैं। लाइनें जोड़ने की बात करते हैं, आज लाइन जुड़ रही है, आज इधर से लाइन जुड़ रही है, कोई लाइन नहीं जुड़ती है। अब इनसे वास्तविकता का पता किया तो बोले हमारे यहाँ पानी नहीं है लक्ष्मण डूंगरी में। हमने कहा भाई सरकार को आपने कोई पानी के लिए लिखा तो इन्होंने आज तक सरकार को अवगत नहीं करा, पानी नहीं भेजते। ये सब लापरवाह है और कोई पानी भेजने की इनकी इच्छा भी नहीं है, इसीलिए लोगों को आज यहाँ सड़क पे आना पड़ा। और जब सड़क पे आ गए तो सरकार से धमकी मिल रही है कि हम आपको बंद कर देंगे। हम बंद सब होने के लिए तैयार थे, पानी नहीं मिलेगा वैसे मरेंगे तो आप बैठे रहेंगे, हमें कोई परवाह नहीं है। 150 घरों में पानी नहीं आ रहा है, हर गली में इनको लिखवा दिया गया है, 1 से 11 तक पानी नहीं आ रहा, 51 से 64 तक पानी नहीं आ रहा, 39 से 42 तक पानी नहीं आ रहा, नरवरपुरी में 51 से लेकर 64 नंबर तक पानी नहीं आ रहा, सारे मकान नंबर इनको लिखाए हुए हैं। श्यामनगर थाना इलाके में एक नशेड़ी ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल में मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस ने बताया कि युवक के आत्महत्या करने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार विवेक विहार निवासी वीरेंद्र सिंह पुत्र किशोर सिंह नशे का आदी था, अज्ञात कारणों के चलते फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को परिजनों ने बताया कि कल देर रात को खाना खाकर जल्दी सोने चला गया। काफी देर तक वह नीचे नहीं आया तो परिजनों ने उसके कमरे में जाकर देखा तो वीरेंद्र सिंह ने फंदा लगा अपनी जान दे दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में ले आई। राजकीय विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर के शिक्षकों को हटाने को लेकर उद्योग मैदान में राजस्थान भर के कंप्यूटर शिक्षकों का धरना जारी है। उनका कहना है कि करीब 4500 राजकीय विद्यालयों एवं 126 महाविद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक लगा रखे थे, लेकिन करीब 13 साल बाद इनको हटा दिया, जिससे वह बेरोजगार हो गए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारे को काम पर नहीं लिया जाता तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। सोमवार को प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान के मंत्री गुलाब चंद कटारिया से भी मुलाकात की। वहीं कंप्यूटर शिक्षकों का कहना है कि जब तक हमारी मांगी नहीं मान ली जाती तब तक धरना जारी रहेगा। राज्य सरकार ने जहां एक तरफ बीते दिनों कैबिनेट बैठक में श्रम कानून के संशोधन का प्रस्ताव पारित कर इन्हें विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर ली है, तो वहीं इसे लेकर विरोध और आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने श्रम कानून में प्रस्तावित संशोधन पर ऐतराज जताते हुए इसे सरकार की तानाशाही और कॉर्पोरेट्स को मददगार करार देने वाला कदम बताया है।
इस मामले में सभी 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस एकजुट हो गई है और इन्हें वापस नहीं लिए जाने की स्थिति में आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई है। देश के सबसे बड़े भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री राज बिहारी शर्मा के मुताबिक राज्य सरकार का यह संशोधन प्रस्ताव श्रमिक विरोधी है और इससे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों श्रमिक मालिकों की मनमानी का शिकार हो जाएंगे। कर्मचारी संगठन इस प्रस्तावित संशोधन का इसलिए भी विरोध कर रहे हैं कि सरकार ने ऐसा करने से पहले कर्मचारियों से एक जुड़े संगठन और उनके प्रतिनिधियों से किसी तरह की चर्चा नहीं की। इसमें सरकार ने श्रम कानूनों में कुछ संशोधन किए हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी हुई है, लगभग सभी संशोधन श्रमिक विरोधी हैं। जैसे उसमें एक संशोधन है कि किसी भी उद्योग को बंद करने के लिए जो अभी प्रावधान है, उसमें 100 मजदूरों वाले उद्योग को बिना सरकारी स्वीकृति के बंद किया जा सकता है। इस सीमा को बढ़ाकर अब 300 कर दिया गया है। कुल मिलाकर अब बड़े उद्योग भी बंद करने के लिए सरकार से पूछेंगे नहीं। ठीक इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट लेबर के मामले में 20 मजदूर यदि किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो उसको सरकार से रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। अब उस सीमा को भी बढ़ा के 50 कर दिया गया है। हमारा इस विषय में ये कहना है कि जो भी श्रम संशोधन श्रम कानूनों में किए जाते हैं तो इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि श्रम कानून मजदूर के हित की रक्षा के लिए बना है और उसमें कोई भी संशोधन हो तो मजदूर से उसका पक्ष सुनने के बाद वो संशोधन लिया जाए। जगत गुरु राम नरेशाचार्य के सानिध्य में आयोजित गोष्ठी में देवर्षि कलानाथ शास्त्री, डॉक्टर विनोद बिहारी शर्मा, डॉक्टर रमाकांत पांडे, आचार्य राम स्वरूप दौलतिया, वेदाचार्य पंडित अरुण शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोगों ने गोष्ठी में भाग लिया। इस अवसर पर विद्वानों ने रामानंद संप्रदाय के विषय पर अनेक महत्वपूर्ण रहस्य बताकर समाजकों का योगदान के साथ ही आगे धर्म प्रचार और जनहित में संदेश पहुंचाने की बात कही। विद्वानों ने धर्मांतरण रोकने पर भी सामूहिक विचार विमर्श किया। इसके बाद झोटवाड़ा थाने के रामकृष्ण कॉलोनी में राजीव गांधी पाठशाला में वाल्मीकि समाज सम्मेलन आयोजित किया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में हरिजन और अन्य सामाजिक लोगों ने जगत गुरु के दर्शन का लाभ लिया। राजधानी में वाहनों की संख्या में लगातार इजाफा होने से शहर की सड़कें भी छोटी पड़ने लगी हैं और इस ट्रैफिक के कारण आए दिन कई घटनाएं हो जाती हैं जिससे कई लोगों की मौत हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस व नारायण हृदयालय अस्पताल के संयोजन से इन दिनों यातायात जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। ये नुक्कड़ नाटक बड़ी चौपड़ से शुरू हुआ, जो रविवार को छोटी चौपड़ व सोमवार को भी नुक्कड़ नाटक के कलाकारों ने शहर में जगह जगह लोगों को नाटक के माध्यम से जागरूक किया, जिससे कि अमूल्य जिंदगी बच सके। फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन सोमवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में कबड्डी लीग प्रीमियम व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। अभिषेक ने अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन से जुड़े अधिकारियों से इंडोर स्टेडियम में व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस मौके पर उनके साथ फेडरेशन के अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत भी मौजूद थे। अभिषेक ने बताया कि उन्होंने कबड्डी लीग के लिए पिंक पैंथर टीम को खरीदा है। उन्होंने बताया कि वे पहली बार स्टेडियम आए और स्टेडियम में उन्होंने यहाँ मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई और कहा कि कबड्डी लीग को लेकर काफी उत्साहित हैं। बॉलीवुड कलाकार अक्सर क्रिकेट को प्रमोट करते नजर आते हैं, लेकिन यह संभवतः पहला मौका है कि जब कोई अभिनेता कबड्डी को प्रमोट कर रहा है। अभिषेक बच्चन ने कहा कि कबड्डी को दर्शकों तक ले जाने की जरूरत है, जिसके लिए वे प्रयास कर रहे हैं। अभिषेक ने उम्मीद जताई है कि उनका प्रयास जरूर सफल होगा। कबड्डी लीग प्रीमियम का अगस्त में आयोजन होगा। देखिए, जब से हमने जयपुर पिंक पैंथर्स का जो टीम है वो खरीदा है और जब से प्रो कबड्डी लीग शुरू होने वाली है, तो मैं स्टेडियम में आया नहीं हूँ। आज पहली बार आ रहा हूँ। मैं देखना चाहता था कि स्टेडियम किस हाल में है, हमें क्या क्या काम करना है यहाँ, और हमारे जो फेडरेशन के जो मित्र हैं उनसे मिलना था मुझे। तो बस ऐसे ही देखने आए कि जो कुछ भी फैसिलिटीज हैं क्या हैं, कैसे हैं और उसमें क्या कर सकते हैं। इफ देयर इज एनी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, व्हाट दैट कैन बी एंड व्हाट वी कैन डू टू हेल्प। वेरी हैप्पी, इट्स अ ग्रेट स्टेडियम, इट नीड्स अ बिट ऑफ वर्क, बट द फेडरेशन हैज बीन वेरी हेल्पफुल एंड दे विल बी सपोर्टिंग us entirely, and I'm very excited.
Chief Minister also supports that. And yes, and we're very happy. I think everybody is very excited about Kabaddi League, and I'm very happy that all the infrastructure that is available is being used. We will try and see if we can try and improve it for our players and for the most importantly for the audiences. Optimistic हूँ और हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो कबड्डी का जो खेल है वो हम अपने दर्शक के पास ले आएं and show it on television, and I think the response has been great so far, and we're all working very hard to make it a success. इससे पहले अभिषेक बच्चन मोती डोंगरी स्थित गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान गणपति के दर्शन किए। साथ ही अभिषेक ने कबड्डी लीग प्रीमियर में अपनी टीम पिंक पैंथर की जीत की भी प्रार्थना की। उन्होंने मंदिर के महंत कैलाश शर्मा का भी आशीर्वाद लिया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत सहित फेडरेशन से जुड़े कई अधिकारी मौजूद थे। रामानंदाचार्य स्वामी रामनरेशाचार्य का कहना है कि भले ही राम मंदिर निर्माण भाजपा की केंद्र सरकार का एजेंडा नहीं रहा हो, लेकिन भाजपा की सोच जो राम मंदिर निर्माण की रही है, ऐसे में अब भाजपा की मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से आ गई है, तो राम मंदिर भी बनना चाहिए और राम राज्य की स्थापना भी होनी चाहिए, जिसका देश की जनता को बेसब्री से इंतजार रहेगा। जगत गुरु रामनरेशाचार्य ने आज जयपुर के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन कर देव दर्शन किए। स्वामी ने मोती डोंगरी गणेश मंदिर, चांदपुर स्थित श्री राम मंदिर, हनुमान मंदिरों में और देव दर्शन किए। स्वामी का कहना है कि अब भाजपा सरकार से जनता को राम राज्य की उम्मीद है। हम लोग यहाँ आए हैं जयपुर में, तो कोशिश कर रहे हैं कि जितने तरह के समाज में लोग हैं सभी लोगों को अपना उद्देश्य आने का बतलाएं। जो हमने कमाया है आध्यात्मिक धन उसको लोगों को दिया जाए, जहाँ से हम आए हैं उसका जो संदेश है वो दिया जाए, और जो समाज में तमाम समस्याएं हैं उनका क्या समाधान हो सकता है ये दिया जाए। तो देवता को भी मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे पत्रकारों को मिले, हरिजन बस्ती में जाकर हरिजनों को मिले और जहाँ जो प्रासंगिक था उनको कहा और उनका सुना, वैसे ही यहाँ के जो मुख्य देव हैं उनके मिले बिना ही, उनको पूजे बिना भी, उनको प्रणाम किए बिना यदि चला जाऊँ तो मेरी यात्रा ये असफल होगी, क्योंकि यहाँ के सबसे शक्तिशाली देव यही हैं, न कि वसुंधरा जी हैं। वसुंधरा जी तो इनकी शक्ति मिलेगी, तो इसीलिए वो भी जब मुख्यमंत्री बनी होंगी उसके पहले और बाद में और फिर बीच बीच में अभी प्रणाम करेंगे गणेश जी को, राम जी को, हनुमान जी को, महादेव जी को, देवी को। तो मैं आया था प्रणाम करने के लिए गणेश जी को, और हम लोग राम भक्त हैं तो सभी देवताओं का पूजन राम जी के रूप में ही करते हैं, क्योंकि राम राज्य की संस्थापना तो राम जी करेंगे, गणेश जी थोड़े करेंगे। तो मैंने गणेश जी का पूजन किया और हमारे इष्ट देव हैं उन राम जी के रूप में, और कहा कि जितने विघ्न हैं समाज के विकास में, हमारे विकास में, राष्ट्र के विकास में, वो सभी विघ्नों को दूर करें और राष्ट्र पुनः राम राज्य की संस्थापना हो, विश्व गुरु की संस्थापना। रामनरेशाचार्य ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि गंगा और दूसरे धार्मिक स्थलों की सफाई करना सरकारों के साथ श्रद्धालुओं और साधु संतों का भी काम है। हाल ही सरकार ने गंगा की सफाई करने का निर्णय लिया है। देश का संत समाज सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता है और गंगा की सफाई के कार्य की शुरुआत भी साधु संतों ने ही की थी। अरे महात्माओं के योगदान से ही चल रहा है। गंगा को गंगा की महिमा प्राप्त है वो महात्माओं के योगदान से है। ना वो किसी मुख्यमंत्री को पता है कि गंगा क्या है, ना प्रधानमंत्री को पता है कि गंगा क्या है। गंगा कितनी साफ हो जाए, लेकिन जाके करोड़ों लोग गोता लगाएंगे, उनको आराध्य देव समझें, उनमें अपनी दुखरा जाकर रोएं, यह काम संत ही करते हैं, ब्राह्मण ही करते हैं, ये कोई मंत्री वगैरह। गंगा में जो गंगात्व है, इतनी उनकी महिमा है, तो यह महिमा कोई संविधान के द्वारा स्थापित नहीं है। अनादिकाल से उसको संत और ब्राह्मणों ने स्थापित किया है, और कल भी करेंगे, आज भी करेंगे। बाकी ये जो घास निकालना, गंदा नाला साफ करना, ये काम सब गवर्नमेंट का है। रामनरेशाचार्य ने उत्तराखंड त्रासदी पर कहा कि जब तक वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता है, प्रकृति अपना रुद्र रूप दिखलाती है। उन्होंने त्रासदी को भगवान की नाराजगी बताया। उत्तराखंड सरकार की ओर से की जा रही विकास कार्यों पर भी संतोष जताया। दक्षिण पश्चिमी मानसून गुजरात के दक्षिण हिस्सों में दस्तक दे चुका है। हवाओं के बदले रुख और कम दबाव के क्षेत्र बनने पर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों से मानसून पूर्व बारिश का दौर शुरू होने की अनुकूल परिस्थितियां बनने लगी हैं। लेकिन अगले 48 घंटे से प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों से शुरू होने वाला मानसून पूर्व बारिशों का दौर मौसम के तीखे तेवरों से राहत दिलाएगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शहर में आज दिन में पश्चिमी हवाएं चलने पर दिन में गर्मी के तेवर तीखे रहेंगे। वहीं दोपहर बाद धूल भरी हवाएं चलने व बौछारों से गर्मी से राहत मिलने की संभावना है।
राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वाधान में राज्य के विभिन्न जिलों में खेली जा रही राज्य स्तरीय अंडर 19 जूनियर क्रिकेट प्रतियोगिता का नॉकआउट दौर कल से जयपुर में खेला जाएगा। नॉकआउट दौर के क्वार्टर फाइनल मैच 2 दिवसीय व सेमीफाइनल मैच में भी 2 दिवसीय होंगे। प्रतियोगिताओं का फाइनल मैच 3 दिवसीय होगा। क्वार्टर फाइनल मैच दिनांक 16 जून को खेले जाएंगे। 3 दिवसीय फाइनल मैच दिनांक 22, 23, 24 जून 2014 जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सवाई मानसिंह स्टेडियम के मुख्य मैदान पर खेला जाएगा। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऊर्जा मंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक, बिजली उत्पादन को लेकर की गई चर्चा। कोल इंडिया को किया जाएगा बकाया 350 करोड़ रुपए का भुगतान, मंत्री ने कहा रेल परिवहन में आ रही है दिक्कत। और पानी को लेकर लोगों ने किया मटकी फोड़ प्रदर्शन, करीब 1 घंटे तक रहा रास्ता जाम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर सिटी आई पर।